हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आप सभी को नंबर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मैं आपको आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं नीट 2025 के हमारे टॉपर आबिर, जो कि अभी एम्स देवघर में पढ़ रहे हैं। आबिर जी, प्लीज़। तो ये हैं आबिर जी, और अभी ये एम्स देवघर में पढ़ रहे हैं। और एक बार मैं मतलब इनसे कुछ कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा। बहुत ही ब्रीफ सा इंटरव्यू है, और ये आपको अपना पूरा का पूरा मतलब 2 साल का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो बताएंगे कि कैसे क्या इन्होंने मतलब फिज़िक्स में पढ़ा, कैसे बायोलॉजी को तैयार किया इन्होंने, कैसे केमिस्ट्री को मतलब बैलेंस किया, ये सारा कुछ आपको ये बताएंगे। तो मैं आप सभी से मतलब आग्रह करूँगा कि पूरे के पूरे वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे। और अब एम्स वाले को मतलब जिनको एम्स पाना है उनके लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, कि एम्स में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और हमारे साथ आबिर जी भी हैं, वो भी बताएंगे कि एम्स का क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले बेनिफिट बताने से पहले, कुछ शुरू करने से पहले एक बार मतलब फेलिसिटेशन करेंगे हम आबिर जी का। अब यार इतना बड़ा अचीवमेंट है तो थोड़ा बहुत तो फेलिसिटेशन बनता ही है। तो 1 मिनट रुक जाएंगे। इधर आ जाओ। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा, तो एक्चुअली होता ये है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट मच प्रोफेशनल, तो चीज़ें होती हैं ये कि मतलब भूल जाते हैं मतलब अब क्या पूछना है बच्चों का, क्या मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों के अपने अपने डाउट्स होते हैं। तो उन सारे डाउट्स को हमने एक जगह लिया हुआ है, और शायद आप सुनेंगे तो आपको भी मतलब पता चलेगा कि नहीं, ये तो जेन्युइन डाउट हैं जो सर पूछ रहे हैं आबिर से, है ना। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आबिर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि नीट में क्या स्कोर रहा, फिज़िक्स में क्या स्कोर रहा। और फिज़िक्स में जो इनका स्कोर है वो बड़ा शॉकिंग है, और आप मतलब जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बंदे ने मतलब सही में फोड़ा है फिज़िक्स को, है ना। तो एक बार एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभी दास है। मैं अगरतला में रहता हूँ। श्री कृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ा है, सीबीएसई। और मेरा नीट में स्कोर है 520। इसमें से फिजिक्स में मैंने स्कोर किया है 99 आउट ऑफ 180, और परसेंटाइल है 99.7 परसेंटाइल। तो समझिए कि नीट में 99.7 परसेंटाइल। और हम लोगों को जहाँ तक डेटा मतलब मिला है, तो जो स्टेट रैंक 1 है, मतलब जो त्रिपुरा की स्टेट रैंक 1 है, उनका जो फिजिक्स में मार्क है उनसे भी ज़्यादा है आबिर जी का। तो मुझे लगता है शायद स्टेट में इनका फिजिक्स का जो स्कोर होगा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे ये स्टेट में रहे होंगे। तो फिजिक्स में ये स्कोर पाना मतलब इतना आसान तो नहीं है ना। अच्छा, फिर आपके सामने है क्वेश्चन आबिर जी कि नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम फिजिक्स आपके लिए इजी था या टफ था। तुम्हारा भी क्वेश्चन होगा, है ना। जब हम पहले 10th दे के 11th में आते हैं तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सब्जेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन सभी टफ लगते हैं, जैसे सबको लगता है। मेरे लिए भी टफ ही था फिजिक्स। तो इनके लिए भी फिजिक्स टफ ही था। अब इन्होंने मतलब फिजिक्स टफ होने के बावजूद इन्होंने जो स्कोर किया, जो इन्होंने अचीव किया, वो कैसे किया, उन सब पे हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। तो जो हमारा फिजिक्स प्रिपरेशन जर्नी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनिशियली क्या थी। फिजिक्स में सबसे पहले तो जो टीचर्स कंसेप्ट पढ़ाते हैं उसको समझना, फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। कौन सा फार्मूला लगाना, कैसे लगाना, क्वेश्चंस को मतलब डिसिफर करना, तो सब कुछ करना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो यही करने में सबको प्रॉब्लम होता है, तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था। मेन होता है डिफ़िकल्टी फिज़िक्स में, मतलब कि किस तरीके का शुरू में प्रॉब्लम आता है। तो जैसे आबिर ने कहा, और हमने भी जो इतने टीचिंग मतलब 10 इयर्स के इस टीचिंग जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, कि जब बच्चे मतलब फिज़िक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो उनको मतलब ये नहीं पता चलता कि फिज़िक्स मतलब क्वेश्चन को हम कहाँ से शुरू करें, राइट? कि कहाँ से क्वेश्चन को शुरू करें, यही नहीं मतलब पहला थॉट आता है। तो ये इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले जो फिजिक्स मतलब जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे पास पढ़ रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास नोट्स को फोकस करिए। और उसको अगर आप समझ रहे हैं, क्लास नोट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, ये 100% श्योर है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनना मतलब एकदम से मुश्किल है। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं? अच्छा, अब दूसरा चीज़ है आपके सामने कि फिजिक्स के लिए आपने लेविन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया? ऐसा तो मतलब कुछ नहीं था कि लिव इंस्टीट्यूट ही जो है मतलब ज्वाइन करना है। तो मैं पहले कहीं और पढ़ता था, लेकिन वहाँ समझ नहीं आता था। तो फिर मेरे सारे जो दोस्त हैं वो यहाँ पढ़ते थे, वो उनसे मैंने फीडबैक लिया कि यहाँ पे समझ आता है उनको, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया ऐसे। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया हमारी तारीफ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पढ़ाई का कौन सा एक्सपेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा? मतलब ऐसा क्या चीज़ था जो मतलब और जगह से सबसे अच्छा लगा? यहाँ पे एक तो सर जो नोट्स लिखाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो नोट्स लिखाते हैं, जैसे कि एक टॉपिक पढ़ाया, वो नोट्स पढ़ाने के बाद उसका नोट्स, फिर जो फॉर्मूला है उसका डिराइवेशन किया, उसके बाद उस टॉपिक पे ही 2-3 क्वेश्चन सर करवाते थे। तो वैसे क्वेश्चन करवाने में ही मतलब जो क्लियर हो जाता था कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वो क्लियर हो जाता था। और एक चीज़ मुझे सर की अच्छी लगी कि सर मतलब दूसरे कोचिंग्स की तरह कि टीचर लोग किसी एक पे ही फोकस करते, एक दो पे ही फोकस करते, सर ऐसा नहीं थे, सब पे ही फोकस करते थे, देखते थे सबका समझ आ रहा है कि नहीं, सब क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। होमवर्क चेक करते थे, जो मॉड्यूल देते थे सर सबको खड़ा करके। ये मतलब बेस्ट पार्ट रहा करता था कि मतलब जब हम लोग वो होमवर्क मतलब चेक करते थे, मतलब पूरे क्लास में मतलब हर एक बच्चे को एक एक करके हम लोग हाँ मतलब चेक होमवर्क चेक करते थे। और उसमें पनिशमेंट ये रहता था कि जो मतलब नहीं करके आया वो खड़ा रहता था। तो ये बड़ा मतलब सही था। और ये होना भी चाहिए, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशन को ये करना चाहिए कि आप बच्चे को पुश करिए, होमवर्क दीजिए। नहीं तो ठीक है, बच्चा ही है अभी, उतना मैच्योरिटी उसमें आता नहीं है, तो थोड़ा पुश करना पड़ता है उसको कि आप होमवर्क दीजिए, फिर उसका होमवर्क चेक करिए, एक एक बच्चे का चेक करिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो फिर भी, लेकिन अगर बच्चे का अच्छा आउटपुट चाहिए तो ऑब्वियसली मतलब आपको तो ये सब थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, है ना? अच्छा आबिर जी, नेक्स्ट है आपके पास कि कोई एक दो चैप्टर बताएं जो यहाँ पढ़कर कंप्लीटली क्लियर हो गया और ऐसा लगता था कि मतलब नहीं, सर ने जो बताया है मतलब ये एक्सप्लेनेशन बेस्ट था, और मतलब बढ़िया, मतलब ये समझ आ गया मुझे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स थे? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे अभी भी याद है, जब मैंने मतलब सर ने पढ़ाया था, तो जो एक एक टॉपिक का डिरिवेशन था, जो डाइपोल का था फॉर्मूला में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का था, एरो दे के निकालने का, वो मतलब अभी भी याद है थोड़ा बहुत डिराइवेशन। वो बोर्ड्स में भी आपको इम्पोर्टेंस देगा, क्योंकि बोर्ड्स में तो डिराइवेशन ही आता है, वो है। फिर 11th में SHM, वो भी अच्छा था समझने में। तो आबिर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब बहुत अच्छे से समझ आया, फिर एसएचएम में भी मतलब इनको लगा कि नहीं मतलब सही था। अच्छा, बात करेंगे अब हम 99.7 परसेंटाइल स्ट्रेटजी, है ना, जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ये मार्क्स गेन करना इतना आसान नहीं है। आप मतलब 0.3%, टॉप 0.3% में अगर हैं फिज़िक्स में तो। और ख़ास तौर पे बात ये भी है कि जब इन्होंने मुझे स्कोर कार्ड भेजा तो मतलब सबसे ज़्यादा जो इनका परसेंटाइल था वो फिज़िक्स में ही परसेंटाइल था। मतलब फिज़िक्स में 99.7, और बायो में मैंने जो जहाँ तक देखा था शायद 94 पॉइंट समथिंग, और केमिस्ट्री में 95 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही कुछ था, है ना? हमारे पास अभी भी है वो डेटा, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलेगा। अच्छा, सवाल ये है कि फिजिक्स में 99.7 परसेंटाइल लाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है?
देखिए ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर तो कोई नहीं था। सर ने जो पढ़ाया था साथ के साथ मैं करता गया, क्वेश्चन सॉल्व करता गया। जो टेस्ट होता था सब टेस्ट एक साथ देते गया, और टेस्ट होने के बाद जो गलती हुआ होता था उसका प्रॉपर एनालाइज करके वो क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व किया था मैंने, और पीवाईक्यूज किए थे। वही ऐसे ही हो गया था। ये मतलब जैसे आपने बताया आबिर कि क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए, फिर आपने जो गलती किया उससे एनालाइज किया, है ना? जनरली होते हैं कि मतलब बच्चे टेस्ट देते हैं, वो एनालाइज नहीं करते, कोई भी मतलब ये डाउट नहीं पूछते वापस से उस टेस्ट के कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बना है, और उसके डाउट मतलब पूछते भी नहीं है, वो तो टीचर के सामने दिखते भी नहीं है कि ये डाउट पूछने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अभी भी बता दूं आपको कि अभी भी जो बच्चे अपने यहाँ एलपीटीएस दे रहे हैं, उनमें मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट खत्म होने के बाद मेरे से आके पर्सनली डाउट पूछता है कि सर मेरे से ये अटेम्प्ट नहीं हुआ, और मैं वो क्लियरली मैसेज में आपको दे सकता हूँ कि वही बच्चा वापस से देखिएगा, जैसे आज आविर हैं वैसे ही बच्चा, वो सब बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं एम्स में वापस से होगा, और मैं वापस से इंटरव्यू करूँगा इसी प्लेटफॉर्म पे अपने लेविन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, है ना? तो ये सब मतलब बहुत मतलब देखो, करने के लिए तो सब कोई कर सकता है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मतलब एंगल लेके आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के स्मार्ट वे में करना पड़ेगा। आप जैसे आविर ने कहा कि मतलब टेस्ट देते हैं तो उसका एनालाइज बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करना ही चाहिए, क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक मेरा कहाँ हुआ है, तब तक आप इम्प्रूव कैसे करेंगे अपने आप को, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ है इसमें और भी कि आपका डेली फिजिक्स स्टडी रूटीन क्या था? मतलब आवर्स या प्रैक्टिस, मतलब कैसे आप फिजिक्स को डील करते थे, मतलब किस टाइम में पढ़ते थे, या फिर कितने क्वेश्चंस डेली लगाते थे, और कहाँ से आप फिजिक्स को प्रिपरेशन करते थे, मतलब कहाँ से किस बुक से आप मतलब प्रिपेयर कर रहे होते थे, तो वो सब ज़रा बताएं। ऐसा तो कोई फिक्स्ड मतलब टाइम का वो नहीं रहता था कि इतने टाइम पे ही फिजिक्स करना है, इससे 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो बायोलॉजी करना है, ऐसा कोई नहीं रहता था। जब तक मन करता था करता था। और वो बुक्स के बारे में वो मैंने पहले सीपी सिंह किया है, फिर पीवाईक्यू जेई मेंस के पीवाईक्यू, कुछ पीवाईक्यू जो मतलब बहुत टफ है वो मैंने छोड़ दिया था। जेई मेंस के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू और सीपी सिंह, ये किया था मैंने। मतलब जेई मेंस के पीवाईक्यूज क्या इंपॉर्टेंस रखता है? जेई मेंस के पीवाईक्यूज को मतलब आप नीट के पीवाईक्यू जैसे वो डायरेक्ट रहते थे, इस साल का तो छोड़ ही दीजिए। पिछले साल में जो क्वेश्चंस थे वो आप मतलब डायरेक्ट फार्मूला लगाया हो गया आंसर। लेकिन जेएमएस में थोड़ा सोचना पड़ता था कब कौन सा करना है, कब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा सोचना पड़ता था। वेक्टर का मतलब काइनेमेटिक्स में वेक्टर लगाना पड़ता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे मतलब रिजल्टेंट करना पड़ता, तो वो आपको थोड़ा दिमाग में सोच सोच के करना पड़ता था। तो इससे आपको फ़ायदा हुआ कि इस साल ही देखिए कि कितना टफ क्वेश्चन आया फिजिक्स का। तो उसमें आपको मतलब डर मतलब अचानक से क्वेश्चन देख के घबरा नहीं गए आप, तो कर सकते थे। सब क्वेश्चन तो नहीं बने ऑब्वियसली, जो बने वो किया मैंने। मतलब ना पूछने के बहुत सारे चीज़ हैं, और आप बस देखते रहिएगा कि मतलब एक एक चीज़ निकल के अभी सामने आएगा। जैसे आबिर ने कहा कि मतलब जो बेसिक चैप्टर्स हैं, ये बोलना चाहते थे कि जो बेसिक चैप्टर्स है जैसे कि वेक्टर्स वगैरह हो गया, तो ये सब स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरे फिजिक्स को, हाँ 11th 12th अगर पूरे फिजिक्स को सही करना है, तो आपके बेसिक मैथमेटिक्स, आपके वेक्टर्स, ये सब एकदम प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि ये समझने में भी हेल्प करता है चैप्टर्स को। और मतलब इसका अगर एप्लीकेशन आपको पता है कि कहाँ कैसे यूज़ करना है, जैसे अब बहुत जगह कंपोनेंट्स निकालने की ज़रूरत पड़ जाती थी, रिजल्टेंट निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे मतलब ये आप मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़रूरत पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट भी ज़रूरत पड़ता है, तो सारा कुछ लगभग लगभग ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए अपने बेसिक जो चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर मतलब सही करके जाएँ, है कि नहीं? अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि एनसीईआरटी कोचिंग नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैलेंस कैसे बनाया? क्या मतलब फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ते थे, या फिर सिर्फ मतलब जो हमारे क्लास नोट्स थे वो पढ़ते थे और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे? फिजिक्स में एनसीईआरटी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, जैसे वो 12th क्लास में आता था वो मॉडर्न फिजिक्स, वो पार्ट छोड़ के, हाँ वो पार्ट छोड़ के एनसीईआरटी का इतना कोई फिजिक्स में इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आप बैक के क्वेश्चन है वो कर सकते हो एनसीईआरटी के, वो डायरेक्ट आ भी जाता है। और मेनली आपको फोकस करना है वो नोट्स पे फोकस करना है। नोट्स पे आपका मतलब पूरा वो रहता है, नोट्स पे, और नोट्स किए, नोट्स को समझा, फिर जो डिराइवेशन होता है जो फार्मूला का, वो आपको मतलब
याद होना चाहिए। और उसके बाद उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो आप उसके बाद ही कर लीजिए, नोट्स पढ़ने के बाद ही कर लीजिए, तो वैसे आपका हो जाएगा। और एनसीईआरटी का वैसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे इन्होंने क्या बताया कि जो टॉपिक चल रहा है, नोट्स मतलब बन गया है आपका, सर ने पढ़ा दिया है आपको, और जो टॉपिक चल रहा है करेंटली उस पर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। अब ऐसा नहीं कि बैकलॉग लगा हुआ है, सर पढ़ा रहे हैं, कोच मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ कहीं का, तो ऐसे में बैकलॉग जमता जाता है और फिर आप क्वेश्चंस उतना प्रॉपरली आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट सजेशन ये है, मतलब जैसे आबिर ने भी बताया और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही जो टॉपिक आपके साथ चल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चा मान लो कि 11th में, जैसे अपने यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलमोस्ट चल रहा है, नोट्स भी बन रहे हैं, तो जो जो टॉपिक आपके मॉड्यूल में मतलब दिया हुआ है और जो सर ने भी करवा दिया है, उसके आप क्वेश्चंस धीरे धीरे लगाना शुरू कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि मतलब जमेगा नहीं टॉपिक कि मतलब क्वेश्चंस इतने सारे बनाने को रह गए हैं, तो वो आप करें, है ना। तो साथ साथ पैरेलली चलेंगे अगर, कि मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसी पे क्वेश्चंस हम लगाना शुरू कर रहे हैं। अब मतलब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आप बुक लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने मतलब सीपी सिंह ना, सीपी सिंह लगा रहे थे, फिर मॉड्यूल लगा रहे थे, फिर जेई के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज कर रहे थे, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, टाइम दोगे तभी तो इतने कुछ कर पाओगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब इस पूरे के पूरे इंटरव्यू का मैं मतलब ये समझ रहा हूँ इस चीज़ को, कि मॉक टेस्ट से आपने क्या सीखा। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनसे भी सुनिए कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से आपका मतलब फाइनल वो डिसाइड होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट देगा, कैसे आपको क्वेश्चंस में मतलब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन करना होगा, फिर उसके साथ ओएमआर में फीलिंग उसके साथ साथ करने का वो एटमोसफियर देगा। मेरे तो ऐसे भी हो जाते थे कि क्वेश्चन ठीक मार्क किया, फिर ओएमआर में गलत फिल कर दिया। वैसे भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे शुरुआत में, लेकिन बाद में मैंने ठीक किया। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मतलब पूरा एनालाइज करना है उसका, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई, कौन से क्वेश्चन में कौन से पार्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बायो में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, मतलब एसेशन वाले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कैसे टाइम लग रहा है, तो वो आपको देखना होगा। और उससे आपका फाइनल वो डिसाइड होता है। मैंने तो मतलब जो भी मॉक टेस्ट थे, जितने भी मॉक टेस्ट दिए कोचिंग्स में, मैंने एक भी मिस नहीं किया था। तो मॉक टेस्ट आपको देना होगा। अगर मॉक टेस्ट की बात हुई है तो मैं थोड़ा एडिशनल इससे जाऊंगा कि मॉक टेस्ट तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, है ना। और इन्होंने जैसे बताया कि मतलब यहाँ के जो लोकल मॉक टेस्ट होते हैं उनको भी उन्होंने ज्वाइन किया, और जो मतलब ऑल इंडिया बेसिस पर मॉक टेस्ट होते हैं उनको भी उन्होंने लिया। तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का वो जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे मॉक टेस्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब तीनों ही रहते हैं। तो बायो में आपने कैसे प्रिपरेशन करा, मतलब क्या क्या आपने बुक्स फॉलो किया, और फिर केमिस्ट्री में भी आपने क्या क्या बुक्स फॉलो किए, कैसे उसमें मतलब प्रैक्टिस कहाँ से किए, किस बुक से, तो वो सारा कुछ बताइए एक बार। बायो में तो मेन आपका जो एनसीईआरटी है वही मेन है। एनसीईआरटी के बाहर आपको एक वर्ड भी नहीं पढ़ना होगा। नीट में जो आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी करना है। और जो बुक होता है, बुक में वो मैंने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड किया है। फिर वो मॉड्यूल जो टीचर्स देते थे वो मॉड्यूल्स किए हैं। और आपको जो स्पेशल एसेशनिज्म वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर रॉन्ग, वो वाले क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ के, किसी किसी में नॉट करेक्ट, फिर नॉट इनकरेक्ट वैसे लगा देते, तो वो वैसे भी आपको बहुत गलती हो जाता था वैसे, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन करने में भी। तो वो आप गलती से सीखेंगे, कोई मतलब डरने का बात नहीं है उसमें। तो वो कीजिए बायो में। और केमिस्ट्री की बात में, मैंने केमिस्ट्री टीचर्स के नोट ही किए थे जो मेनली, और जेई मीन्स के पीवाई केमिस्ट्री का, और टीचर्स जो डीपीपी मॉड्यूल देते थे वही, उससे मेरा कवर हो जाता था। तो आपने देखा कि मतलब जो सजेशन इन्होंने दिया है परफेक्ट सजेशन है, तो एकदम से बिलीव करिए। और ऑब्वियस सी बात है, जो जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ टीचर के जो सजेशन है उनको भी फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया आपने। नेगेटिव मार्किंग तो जैसे कि आप इस साल का क्वेश्चन ही देख लीजिए। इस साल के क्वेश्चन में वैसा नहीं था कि आपको आंसर करते मतलब आंसर करते जाना है। जो आंसर करना है वो एकदम ध्यान से, जो एकदम 100% गारंटीड वो उसका आंसर है, वैसे करना था। क्योंकि इस साल में कम मार्क्स में भी अच्छा रैंक आ गया। लेकिन मैं हमारा माइंडसेट कैसा था कि जितने क्वेश्चन हो सके उतने जल्दी से जल्दी मतलब करना है। तो इससे इसमें बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाने का चांस है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए,
क्वेश्चन में 100% गारंटीड है कि इसका आंसर वही होगा तो फिर आप लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो उसमें आपका लगा सकते हैं, कभी कभी लग भी जाता है, तो वो तो है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा तुक्का मत मारिए, जो क्वेश्चन आंसर आप लॉजिकल गेस वो करिए। और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, लॉजिकल गेस तो मेरा ऐसे ही गलत हो जाता था, वो तो है। तो नेगेटिव मार्किंग में आप इस साल से आप ध्यान दीजिए कि जो जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसमें कम मार्क्स में भी, जिस टाइप के क्वेश्चन में कम मार्क्स में भी अच्छा रैंक आ रहा है, उसमें आपको एकदम भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। तो मतलब आबिर जी ने ओवरऑल ये कहा कि मान लीजिए इस बार ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, जैसे मतलब 2024 का पेपर था, भर भर के मार्क्स आए थे सबके, तो वहाँ ये माइंडसेट था सारे बच्चों का कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इस बार 2025 का जिस तरीके से पेपर आया, आप चाह के भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो क्वेश्चन का टफनेस ज़्यादा था, और मतलब ये था कि अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होता। तो ओवरऑल यही है कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, जहाँ कहीं भी मॉक टेस्ट देते हैं या फिर ऐसे टेस्ट देते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वहाँ उस टेस्ट से आप एनालाइज करिए कि नेगेटिव मार्किंग अगर हो रहा है तो आखिर में क्यों नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। तो ये सब एनालाइज करेंगे, क्योंकि सारा कुछ कोई एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर देगा, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना। आप मतलब सबसे बड़ा टीचर इंसान का क्या होता है, कौन होता है? खुद होता है। वो खुद समझ सकता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो आदमी खुद से बड़ा उसका कोई टीचर नहीं है। तो पहले खुद को जानिए, खुद को समझिए, खुद को इंप्रूव करिए, और खुद को मोटिवेट भी रखिए, क्योंकि कोई हर बार आपको मोटिवेशन नहीं देगा। मोटिवेशन आप खुद से अपने आप में ला सकते हैं। तो ये 99.7 परसेंटाइल स्ट्रेटजी ओवरऑल इसमें रहा, कि मतलब कैसे आबिर ने 99.7 परसेंटाइल मार्क्स फिजिक्स के अंदर अचीव किया, है ना। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम, जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा वीक हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए, जो वीक स्टूडेंट हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट हैं। क्योंकि अच्छे बच्चे को तो हर कोई गाइड कर लेता है, क्योंकि उनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक हल्का सा पुश कर दीजिए, बस हो गया, वो सारा कुछ कर लेता है। लेकिन जो जनरली वीक स्टूडेंट हैं या फिर बिलो वीक हैं, एवरेज हैं, तो उनके लिए मतलब ये हमने सेगमेंट बनाया है कि जो स्टूडेंट फिजिक्स से डरते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। जैसे कि वैसे तो डरने की बात मतलब कुछ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आप समझोगे, फिर उस पर क्वेश्चन करोगे। जब आपको क्वेश्चन होता दिखेगा, क्वेश्चन का आंसर आता दिखेगा, तब आपको खुद ब खुद ही मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको डर अब डर कम लगेगा आपको। तो वही है फिर। और क्या, आप मतलब वैसा हाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और अब आपको वैसा कुछ नहीं कि डर देख के डर जाना नहीं है कि कोई लोग 6 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं, कोई लोग 9th से कर दे रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आपने जो नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वो मतलब क्लास 8 से या 9 से या 10 से या 11 से ही? हाँ मैंने 11 से किया था, फिर 11th में भी मेरा मतलब वैसा कुछ नहीं था, मैंने मेनली पढ़ाई 12th में किया है जो किया है। तो वैसे भी हो सकता है, आपको करना होगा, मेहनत करना होगा, और डरना नहीं है। मतलब टेस्ट देते जाइए, मार्क्स अच्छे आएंगे, क्वेश्चन बनता रहेगा, तो वो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, वैसे ही डर कम हो जाता है। अच्छा, मतलब मैंने ये भी देखा है कि जैसे अपने यहाँ वो जो LPTS चलता है, जो आपने भी दिया था लास्ट में, मतलब वो NPR करके वो था, तो उसमें होता ये है कि फिजिक्स का जब टेस्ट होता है, तो मान लो कि जैसे 50 बच्चे ने एनरोल किया है उसके लिए, तो जब टेस्ट देने की बारी आती है तो उसमें 20 बच्चा एनरोल करता है। तो ये तो एक तरीके से आप सोचो तो डर है फिजिक्स का, है ना। तो इस डर को ओवरकम करिए, और ये डर तभी ओवरकम होगा जब आपने उस सब्जेक्ट पे टाइम दिया है, आपने सही प्रॉपरली प्रैक्टिस उसका किया है। जब कोई चीज़ ना बार बार कर लोगे तो डर कम होता है कि नहीं। जितना बार कोई चीज़ बार बार कर लोगे ना, कोई भी काम बार बार अगर कर लोगे तो उससे तुम डरोगे कम। तो बस एक ही मंत्र है इसका, फिजिक्स से नहीं डरना है। कैसे नहीं डरोगे? तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए, जो बना हुआ क्वेश्चन है उसी को आप मतलब सॉल्व करिए। जैसे इलस्ट्रेशंस होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, आप उसी को मतलब कवर करके और पहले आप खुद से करिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर देख लीजिए, और अगर हो गया तो अच्छी बात है, या फिर कहीं अटक गए तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने है ना। ओके। अच्छा, एक और भी है कि क्या एवरेज स्टूडेंट भी एम्स क्रैक कर सकते हैं या नहीं। जैसे मतलब
अब ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे ना कि मतलब ये एम्स में अभी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बता पाएंगे कि हाँ एवरेज स्टूडेंट भी मतलब कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल कर पाएंगे, मैं भी एवरेज हूँ, मेरा कोई ऐसा कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आता था हाईली मॉक टेस्ट में। मैं मतलब करते गया, जो डेली का डेली टेस्ट देते गया, करते गया, प्रैक्टिस करते गया। लोगों को देख के आपको डरना नहीं है कि हाँ इसका इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, मेरा इतना कम आ रहा है, कैसे होगा। आपको खुद पे देखना है। आप आज आपको मतलब आपका आज टेस्ट दिया, दूसरे टेस्ट में आपका मार्क्स बढ़ा कि नहीं। अगर नहीं भी बढ़ता है तो आपको डरना नहीं है। आपको देखना है कहाँ गलती हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो आपको करना है। तो ऑब्वियसली मेरा आंसर हाँ है, कर सकते हैं एवरेज स्टूडेंट एम्स क्रैक। तो आपने ये भी देखा कि एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल एम्स क्रैक कर सकते हैं, बस ज़रूरत है किस बात की, तो मेहनत की, हार्ड वर्क की, और सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क। क्योंकि हार्ड वर्क, अब देखो, हार्ड वर्क गधा भी करता है, तो अब वो मतलब कुछ कर लेगा ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, सही गाइडेंस में करना ज़रूरी है, तो एवरेज स्टूडेंट भी आराम से मतलब अच्छा अचीव कर सकता है ना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कि लेविन इंस्टीट्यूट ने कैसे इम्पैक्ट किया, तो उसके बेसिस पे बात करेंगे कि सर के टीचिंग स्टाइल का कौन सा पार्ट आपको सबसे इफ़ेक्टिव लगा। सर की टीचिंग के स्टाइल में जो सर नोट्स पे स्पेशली ध्यान देते थे, नोट्स अच्छे से लिख के फिर उसका एक टॉपिक पढ़ाया, उसका साथ के साथ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता था एक साथ में। वो मुझे अच्छा लगता था कि एक साथ समझ आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट एक साइड में हो गया क्लियर होके। फिर वो रेगुलर टेस्ट होता था, वो आप साथ के साथ चैप्टर के एंड में देते जाइए, उससे आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप मान सकते हो ऐसे। और फिर जो सर ने मैंने जो बोला, क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन जो डेली चेक करते थे। सर डेली नहीं, मतलब होमवर्क देने के बाद चेक करते थे। उसमें थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन मतलब हो जाता था कि प्रेशर है तो आप कर लोगे। तो वो मुझे अच्छा लगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता था वैसे। ये तो प्रेशर की बात है भाई, तो प्रेशर अगर रहेगा तो बच्चा करता है, क्योंकि मतलब वहाँ डर था कि अगर मान लो कि नहीं करके गए तो पूरा का पूरा 2 घंटे का क्लास चलता है, और उसमें बकेती नहीं, 2 घंटा क्लास लेता हूँ तो एकदम मतलब इंटेंस क्लास है कि नहीं। तो 2 घंटा खड़ा ही रहना है आपको, है ना। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी थे यार, अनफॉर्चुनेटली मुझे याद आ रहा है कि मतलब ऐसे बच्चे कि जिनको खड़ा कर दिया, अब वो जाके बैठ गए, तो वो यार कोचिंग से ही निकल गए, ऐसे भी हुए हैं। मतलब वो कोचिंग में फिर उनको मतलब मैंने रखा ही नहीं, आप मतलब चले जाइए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि आप एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से अगर मान लो कि तुम्हें टीचर आपकी वजह से ही आपको पनिशमेंट भी कर रहा है, और मतलब पनिशमेंट मिला और आप बिना टीचर के बोले हुए ही आप बैठ जा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट हाँ ठीक है, आपको दिक्कत हो रहा है तो सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, हाँ बैठ जाइए, अगर मान लो कि टीचर की इच्छा होता है, क्योंकि आपने काम तो बहुत अच्छा नहीं किया है ना, होमवर्क करके नहीं आए। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब जो आबिर का कहने का मतलब ये था कि जैसे मेरा जो टीचिंग स्टाइल है कि मैंने पूरा सारा कुछ पढ़ा लिया, कॉन्सेप्ट समझा लिया, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको मैंने बॉक्स भी कर दिया, ताकि आपको एडिशनल शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में बनाया था आपने? नहीं बनाया था। तो नहीं, ऐसा कुछ शॉर्ट नोट्स नहीं बना, जो नोट्स ही था वही मेरा एंड तक वही था नोट्स। तो मतलब फिजिक्स में ऐसा है कि इनको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मतलब आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस वगैरह में भी कि जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह हो गया तो उसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, है ना। तो ये ज़रूरत पड़ती है लास्ट में, जब आप मतलब रिवाइज कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आपका मतलब जो आप क्लास में टाइम दे रहे हो, उसी को आप यूटिलाइज कर रहे हो बाद में जाके, क्योंकि सर ने तो ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोट्स मतलब जैसे समझिए बेहतरीन नोट्स, या फिर आप मतलब शॉर्ट नोट्स जो भी कह लीजिए, सब बना हुआ है आपके पास। बस एक अंतर है कि वो एक मोटे कॉपी में हो जा रहा है, बस यही बात है ना, और कोई नहीं। बाद में भी आप कॉपी अगर है, मान लो कि बेच बाच नहीं दिए कॉपी को, तो वो प्रिपरेशन में हमेशा काम आएगा, है ना। अच्छा, चलिए एक फिर क्वेश्चन है कि अगर आप एक लाइन में लेविन इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करें तो क्या कहेंगे? परफेक्ट। और क्या। परफेक्ट, ओके ठीक है। नहीं मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मतलब एकदम से इनके लिए मतलब रेंडम जैसा है। मतलब बोला कि भाई इंटरव्यू है आपका, तो मैं मतलब जो आपसे पूछूंगा तो वो आपको जैसा मन करे वैसा आप जवाब दे दीजिएगा, पहली बार है ना। तो ठीक है,
मतलब इनका भी मतलब इंटरव्यू पहली बार ही है। और मैं भी मतलब जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे ऐसे एज सच मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है बच्चों के साथ। तो जो भी बच्चे अपने यहाँ से एम्स या आईआईटी क्रैक करेंगे तो उनके साथ मैं ज़रूर इंटरव्यू करूँगा। ठीक है। अब यार सारे बच्चों से मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मतलब आप मतलब बुरा मत मानना कि सर ने हमारा इंटरव्यू नहीं किया। तो ये सब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब एजीएमसी में पढ़ रहे हैं या फिर किसी और भी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ऑफेंसिव नहीं होना है। मतलब सबके लिए उतना ही प्यार है जितना आबिर के लिए ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है एम्स वालों के लिए, आईआईटी वालों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए भी मतलब बहुत बहुत प्यार है आपसे, है ना। तो अगला है, क्या आप फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को यहाँ फिजिक्स पढ़ने की रिकमेंडेशन देंगे, और रिकमेंडेशन देंगे तो क्यों रिकमेंडेशन देंगे? हाँ ऑब्वियसली मैं दूंगा, आइए करिए। और आपका मतलब जो डाउट रहता है फिजिक्स में, जो आपको डर लगता है वो आप डर से आप यहाँ ओवरकम कर सकते हैं। आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट, और आपका लगातार मतलब कॉन्सेप्ट मतलब चैप्टर होने के बाद ही आपका टेस्ट हो जाएगा, तो वैसे आपको आसानी होगी। और मैं वैसा कोई नहीं है कि आप मतलब टॉपर है आपको ज़्यादा समझ आएगा, आप मतलब एवरेज है समझ नहीं आएगा, सबको एक जैसा ही समझ आएगा। और सब अगर मेहनत करेंगे तो आपको भी एम्स जाने का मौका मिल सकता है। बहुत सही बात, कि मतलब मेहनत करेंगे तो आपको भी एम्स जाने का मौका मिल सकता है। और चाहे एवरेज हो या टॉपर हो, सबको इक्वेलेंटली फोकस किया जाएगा, है ना। अच्छा, क्विक फायर राउंड है ना। जल्दी में बताइएगा कि फिजिक्स का सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो है वो कौन सा है? एक ही चैप्टर के नाम लेने हैं मान लो, या फिर एक से दो भी ले सकते हैं। तो सबसे स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है? सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, और भी मतलब 11th के कोई चैप्टर्स? 11th में काइनेमेटिक्स एनएलएम। काइनेमैटिक्स, एनएलएम, ओके। लगभग लगभग एंड की तरफ है। तो नेक्स्ट है कि नीट फिजिक्स के लिए सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है? नीट फिजिक्स में आप मतलब कॉमन मिस्टेक, वैसे तो कॉमन कॉमन मिस्टेक क्या मिस्टेक है? आप क्वेश्चन पढ़ के आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वही कॉमन मिस्टेक है। आप भूल जाओगे फॉर्मूला, एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाएंगे, यही है। तो अगर मान लो कि मतलब मैं जैसे पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि मतलब मुझे याद रहे? आपको मतलब टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना है एक टॉपिक, जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो एक महीने बाद फिर से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक चैप्टर करके। हर महीने एक दो चैप्टर, जो स्पेशली 12th के हैं, जो 11th के टॉपिक्स उनको फिर पढ़ना होगा, क्योंकि उनका टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट वो होता है। तो आपको वो एक दो टेस्ट के पहले एक दो स्लॉट निकाल के दिन में आपको वो पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, वैसे आपको याद रहेगा। और उसके साथ साथ 12th का जो भी है वो भी पढ़ना पड़ता है आपको, तो यार देखो कि मतलब आपको, आप जब नीट दे रहे होंगे तो आपको मतलब 11 12 सारे ही याद रखने पड़ते हैं एट अ टाइम। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मतलब नीट वाले ने ये बोला कि अच्छा आ जाओ तो मैं 11th पूछूंगा तुमसे, कल आना तो मैं 12th पूछूंगा तुमसे। ऐसा नहीं है, एट अ टाइम वो सारा कुछ आपसे एक ही बार पूछेगा, है ना। सारा कुछ एक ही बार पूछेगा। और याद रखने का बेहतर तरीका जैसे इन्होंने बताया कि आप जितना मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ही आपको याद रहेगा, है ना। एक वो कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो वही चीज़ है, जितनी बार रिवीजन उतना आपके दिमाग में रहेगा। यार ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई टीचर भी पढ़ाता है, मान लो कि मैं ही पढ़ाता हूँ, अब मुझे सारे 11 12 के फिजिक्स सारे याद हैं। कैसे याद हैं? 10 साल पढ़ाया मैंने, इसीलिए याद है। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि मतलब आप अगर जितना रिवाइज करोगे, जितना बार बार उसी चीज़ को देखोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो वो अच्छा ही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सिर्फ एनसीईआरटी से नीट फिजिक्स पॉसिबल है या नहीं? नहीं पॉसिबल है। आपको नोट्स पे फोकस करना पड़ेगा, आप जिन भी टीचर के पास पढ़ते हैं आपको मेनली नोट्स ही पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी में जैसे मतलब एक सेगमेंट आता है एडिशनल एक्सरसाइज, तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े बहुत अच्छे हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ, तो जैसे मतलब अपने यहाँ एलपीटीएस होता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं वहाँ से भी पिक कर लेता हूँ एनसीईआरटी वो एग्जाम्पलर जो है, क्योंकि उसमें भी कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन मतलब अच्छे थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो वो लेकिन पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लास नोट्स पढ़िए तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप सोचो मतलब मुझे एनसीईआरटी क्यों मैं रिकमेंड नहीं करता। आप सोचो कि
पहला चैप्टर उन्होंने दिया काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में होता ये है कि वेक्टर शुरू हो जाता है डिनोशन उसका, और तुम जाके मोशन इन अ प्लेन में तुम वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो। कैसा बनाया तुमने? पहले आपने जो चैप्टर्स को ओरिएंटेशन दिया वही तो सही नहीं दिया आपने। तो इसलिए फिजिक्स मैं तो कभी नहीं रिकमेंड करता कि आप एनसीईआरटी से जाएं। कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे इन्होंने भी कहा कि आप मतलब सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी बाद में। और अगर आपको पढ़ने का शौक है एनसीईआरटी, तो जब क्लास नोट्स हो जाए, मतलब आपके टॉपिक खत्म हो जाए, तो एक बार आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि एक साल में फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक साल में फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि जो बच्चे अभी 12th में हैं, 11th उनका बहुत अच्छा नहीं गया किसी भी कारणवश, या तो समझ नहीं आया मतलब जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, या फिर आपने मतलब ज़्यादा फांकीबाजी मारा है, पढ़ाई नहीं की है सही से, तो ये सब रीज़न हो सकता है। क्योंकि मैं सिर्फ आपका दोष नहीं दूंगा, मतलब रिसोर्सेज की भी मतलब कहीं कहीं दिक्कत होते हैं, तो ये हो सकता है। तो उस बेसिस पर आप बताइए, जैसे 12th के बच्चों के लिए ये ज़्यादा मतलब कारगर चीज़ है कि एक साल में फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। एक साल में स्ट्रॉन्ग करना तो मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। आपको रिपीटेड 11th का वो जो हो गया है वो आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करने हैं, उसके साथ साथ 12th का भी करना है। फिर वो ऐसा नहीं कि 12th करते 11th करते करते 12th का छूट गया, फिर वो भी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चंस करने जो मैंने बोला, और जो टेस्ट दोगे आप वो मतलब अच्छे से एनालाइज करने हैं, कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ पे फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला में याद नहीं आ रहा है, कौन सा टाइप टॉपिक समझ नहीं आया, वो आपको टेस्ट देने से पता चलता है। तो वो आप करिए, हो जाए। अच्छा, तो ओवरऑल कहने का इनका मतलब यही था, एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि टाइम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना फिजिक्स में किया जा सकता है, ना रियल लाइफ में किया जा सकता है। क्योंकि आपने अगर 11th बर्बाद कर दिया है तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, दिन रात एक करने वाले हैं, अगर 11th आपका ख़राब भी हो गया तो 12th में आके भी 11th को संभाला जा सकता है। बस मेहनत आपको डबल करना है, क्योंकि आपने एक साल वेस्ट कर दिया है ना, तो मेहनत तो आपको डबल करना ही है। तो ओवरऑल जितने भी क्वेरीज थे बच्चों के, वो हमने इनसे पूछा। और अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज ऐसे बचते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर, मतलब ये जो भी क्वेश्चन है, ड्रॉप करिएगा। और अगर आबिर को टाइम मिलता है तो आबिर मतलब उसमें अपना मतलब जो भी है वो बता सकते हैं कमेंट करके ही कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए। या फिर अगर मुझे टाइम मिलता है मैं आबिर से कम्युनिकेट करके भी आपको कमेंट में आंसर रिप्लाई दे सकता हूँ। तो ये रहा हमारे मतलब आबिर जी का एम्स का जर्नी पूरा का पूरा, कि कैसे इन्होंने मतलब सारा कुछ अचीव किया। तो इनके लिए एक छोटा सा हमने गिफ्ट भी रखा है, तो वो एक बार गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और एक अनाउंसमेंट भी है जो आगे है, तो आप सुनिएगा ज़रूर। तो एक बार पहले से थोड़ा सा एक गिफ्ट हम ज़रूर करेंगे। रुकिए आबिर जी। तो ये आबिर जी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एनकरेज करने के लिए है कि मतलब अगर बच्चे ने कुछ हार्ड वर्क करके अचीव किया है तो उसका मतलब कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, है ना। और ये अभी नहीं, मतलब सिर्फ अभी के लिए नहीं कि इंटरव्यू ख़त्म हो गया और ये ऐसा कि मतलब हाँ अब कोई वो नहीं है। जब तक मतलब मैं भी यहाँ हूँ, जब तक इस प्रोफेशन में हूँ और कहीं भी मतलब लाइफ में रहूँ, चाहे आबिर जी भी कहीं भी रहेंगे, हम लोगों का बॉन्ड वैसा ही रहेगा जैसा बॉन्ड आज है। जब भी मतलब ऐसा होगा, मान लो कि मेरी मेरी ज़रूरत पड़े तुम्हें या तुम्हारी ज़रूरत मुझे पड़े, तो हमेशा कोलैबोरेशन होना चाहिए, है ना। क्या मानते हो ना? एकदम। तो मतलब अब अच्छा डॉक्टर बनोगे, मान लो कि ऐसा भगवान ना करे, लेकिन फिर भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकता है। मानव शरीर है, मशीन कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अब हमारे पास डॉक्टर है, एम्स वाले डॉक्टर, तो ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर जाएंगे, है ना। तो ये है, और साथ हमेशा बनाए रखिएगा, और कम्युनिकेशन में हम लोग रहेंगे, है ना। और इस मंच के माध्यम से ये आपको, पहले आप ले लीजिए, ये आप ही का है अच्छा, तो इस मंच के माध्यम से आज मैं एक चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ कि जो भी बच्चे अगली बार या उसके अगली बार, जो भी बच्चे मतलब आईआईटी या फिर एम्स किसी भी कॉलेज में, आईआईटी के किसी भी कॉलेज में जाएंगे, उनको अपने यहाँ से 11,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। और साथ जो अपने गिफ्ट्स वगैरह हैं वो तो रहेंगे ही, है ना। तो ये मतलब थोड़ा सा देखिएगा, और मतलब
ठीक है ना यार, मतलब रिवॉर्ड है, देने के लिए तो आदमी कुछ भी दे सकता है, बहुत छोटा है वो चीज़, मतलब देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एनकरेजमेंट है बच्चों के लिए कि हाँ बच्चा अच्छा करता है, एक मोटिवेशन भी आता है ना कि अच्छा मतलब ये करूँगा तो सर के साथ फिर इंटरव्यू करेंगे, लोग हमें देखेंगे, फिर ये सब सारा कुछ ये सब, तो एक उसका एक अलग मज़ा है कि नहीं, उसका एक अलग मज़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर, और एकदम मस्ती में रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि सब कुछ का मतलब एक ही उपाय है, मेहनत, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करते रहेंगे, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो न्यू ईयर की विशेष जो है वो थोड़ा आबिर जी भी कर देंगे। हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये मतलब आशा करता हूँ कि अगले साल सब अपने मतलब डिजर्विंग कॉलेज में आप होंगे, और सर ने जैसे बोला कि मेहनत करना होगा, मेहनत करते रहिए, और जो जो मैंने कहा है वो आप फॉलो कीजिएगा तो आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे। आबिर जी थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।